हमेशा एक चीज याद दिलाते थे मुझे कि छोड़ना सबसे आसान काम है, कुछ भी करना मुश्किल होता है, चूज तुम्हें करना होगा कि तुम्हें करना है या छोड़ना है। डरना मत कभी, क्योंकि डरते हम बस दो ही कंडीशन में हैं, या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल मैम, या फिर हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज तो अक्वायर की जा सकती है, बिल्कुल, तो आप नॉलेज अक्वायर कीजिए और डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको वैसे ही डर नहीं लगेगा। तो डरना नहीं है किसी भी कंडीशन। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अपनी ऋतु का इंतजार कीजिए, अपना काम करते रहिए और छोटी छोटी फेलियर्स को अपने पे हावी मत होने दीजिए, उनसे सीखिए, क्योंकि वो फेलियर्स हमको मजबूत बनाते हैं और हमारी कमियों को पूरा करने में या उनको सुधारने में हेल्प करते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ऐसे ही सरल व्यक्तित्व, संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता का अद्भुत संगम रखने वाली ब्रेव हार्ट डॉक्टर षष्ठी शर्मा उमेकर जी का मैं प्रिया झाला अपने पॉडकास्ट अ टॉक विद ब्रेव हार्ट सल्यूटिंग द इंडियन वॉरियर्स में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर षष्ठी शर्मा उमेकर जी ने अपने जीवन को शिक्षा, समाज और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है। उनका विश्वास है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग समाज के विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना में हो। यही कारण है कि वे सदैव नए विचारों को प्रोत्साहित करती हैं और विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों के लिए प्रेरणादायक मार्गदर्शन बनी हुई हैं। अर्थशास्त्र में पीएचडी उपाधि प्राप्त कर उन्होंने शिक्षा और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव अर्जित किया है। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान समाज की उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना जिन्हें जीवन में अवसर नहीं मिल पाते। इसी उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 2018 में शरण वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज 10 शाखाओं के माध्यम से 3500 से अधिक महिलाओं का जीवन बदल चुकी है। यह शरण वेलफेयर फाउंडेशन समाज में सतत परिवर्तन लाने के लिए 4 स्तंभों पर आधारित है: जागरूकता, शिक्षा, संयुक्त दायित्व समूह मॉडल और महिला सशक्तिकरण। डॉक्टर षष्ठी शर्मा उमेकर न केवल एक शिक्षाविद और समाज सेवी हैं, बल्कि भारतीय सशस्त्र सेना के पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट भोपाल में प्रशिक्षक के रूप में 7 वर्षों से अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। साथ ही वे शोध और शिक्षा के क्षेत्र में नए युवाओं को मार्गदर्शन देती हैं और आज अनेक संस्थाओं से जुड़कर समाज को दिशा प्रदान कर रही हैं। वे आरसीपीवी नरोहा प्रशासनिक अकादमी, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, स्किल डेवलपमेंट विभाग और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था जैसे अनेक संस्थाओं से जुड़ी हैं। इसके साथ ही वे रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में एडजॉइनिंग फैकल्टी एवं पीएचडी रिसर्च गाइड के रूप में कार्यरत हैं। एक सक्रिय शोधकर्ता के रूप में उन्होंने 30 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। उन्हें अपने कार्यों और समर्पण को देखते हुए अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें नारी रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ 2024 द्वारा, मध्य प्रदेश गौरव रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ 2022 द्वारा, इनोवेटिव ट्रेनिंग अवार्ड ISTD नई दिल्ली भोपाल चैप्टर 2022 और स्टैंड अप अवार्ड महिला श्रेणी रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय 2019 प्रमुख हैं। अपने गहन ज्ञान, सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर परिश्रम से इन्होंने न केवल शैक्षणिक जगत को समृद्ध किया, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य भी किया है। हम सैल्यूट करते हैं ऐसी ब्रेव हार्ट डॉक्टर षष्ठी शर्मा उमेकर जी को। जय हिंद वॉरियर्स, मैं प्रिया झाला अपने इस नए सीजन में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। ये हमारा सीजन 2 है और एपिसोड 6 है। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार कुछ नए लोगों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट होने के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ नए नए काम भी करते रहते हैं। कई बार डिफेंस पर्सनल का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम रिटायरमेंट ले लें या रिटायरमेंट के बाद कुछ करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। उसी आंसर को खोजते हुए हमें हमारे आज के गेस्ट मिले हैं और उन्हीं के साथ आज की हमारी वार्तालाप होगी।
तो मैं स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर सृष्टि शर्मा उमेकर जी का हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्ते मैम। नमस्कार। जय हिंद। और जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है सैल्यूट एकेडमी के इस नए पॉडकास्ट में। तो मैम बहुत सारी बातें करेंगे हम, और एक बहुत अच्छा जो प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं स्पेशली डिफेंस पर्सनल को, एक उनका जो फर्स्ट इनिंग होता है लाइफ का, वो डिफेंस में स्पेंड कर ही लेते हैं, लेकिन बाद की जो चिंताएं होती हैं कि क्या किया जाए, कैसे आप नई शुरुआत करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जब आप डिफेंस में होते हैं तो एक पर्टिकुलर एक लाइन होती है आपके पास, उसके बाद कुछ सोच नहीं पाते हैं वो लोग। तो पहली बात जो हमारी और आपकी मुलाकात हुई वो डीजीआर के थ्रू ही हुई है। आप वहाँ पे फैकल्टी हैं और कई सालों से आप डिफेंस पर्सनल को ट्रेन कर रही हैं फॉर देयर सेकेंड इनिंग। तो मैम बताना चाहेंगे, आपके बारे में सुनना चाहेंगे हम लोग कि कैसे आपने टीचिंग को अपना प्रोफेशन चुना। मैम जय हिंद सभी को, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो सैल्यूट सेल्फ डिफेंस और पुलिस एंड डिफेंस एकेडमी का। और मेरे को बड़ा प्राउड है, गर्व है इस बात का, क्योंकि मुझे ये जो प्लेटफॉर्म है और जिनसे मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है उन्हें मैं गर्व से अपना स्टूडेंट कह सकती हूँ। और जो देश की सेवा करके इस क्षेत्र में आए हैं और उन्होंने अपने लिए कुछ नया करते हुए दूसरों के लिए भी सोचा, तो पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगी थैंक यू आप दोनों को, क्योंकि आप लोगों ने एक जिस निष्ठा से इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है और जो काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बधाई के भी पात्र हैं। और जो नई जनरेशन में देशभक्ति की कमी है या उनको गाइडेंस नहीं है या ये भी एक रास्ता है जिस पर वो चल सकते हैं, उसके मार्गदर्शन में जो आप मदद कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। और यहाँ आने का एक मकसद और था, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पे बात होती है। बिल्कुल। और सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो आज मैं कोशिश ये करूंगी कि जो अलग अलग डॉट्स हैं उन्हें हम साथ में कैसे ज्वाइंट कर सकें और कैसे हम उनको प्रोग्रेसिवली आगे रख सकें, तो हमारी आने वाली लर्निंग जनरेशन है या जो बच्चे अपने रास्ते खुद बना रहे हैं वो कैसे उस रास्ते पर चल सकें। ओके। तो बताइए मैम, कैसे शुरुआत हुई, आपका एजुकेशन कहाँ रहा, पेरेंट्स के बारे में बताइए कुछ हमें। मैं रिकॉल करती हूँ तो मैं एक बिल्कुल बेसिक फैमिली से आती हूँ जी मैम। और मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग रहे और उस एनवायरनमेंट से आई जहाँ मेरे फादर बहुत प्रोग्रेसिव रहे। उनको एजुकेशन से बड़ा लगाव रहा और उन्होंने बिना किसी जेंडर बायसनेस के, इवन माय मदर वाज रियली स्मॉल जब उनका शादी हुआ, बट उन्होंने मेक श्योर किया कि उनकी पढ़ाई इंटरप्ट नहीं होगी। एंड लेटर शी ज्वाइन PSU सेक्टर ऑल्सो। तो दोनों गवर्नमेंट और PSU सेक्टर के एनवायरनमेंट में मैं बड़ी हुई, पढ़ने का मौका मिला। उस समय बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिला जब लड़कियों का बाहर जाकर पढ़ना अलाउड नहीं होता था या एक टैबू था। तो वो भी एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के पेरेंट्स होने की वजह से मुझे मिला। तो बहुत सारी प्रिविलेजेस के साथ में मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मुझे एजुकेशन और खुद के बारे में सोचने के लिए टाइम भी मिला और प्लेटफॉर्म भी मिला। तो तैयार तो मैं हुई थी कि मैं कॉर्पोरेट जॉब करूंगी और लकीली जब पढ़ाई पूरी हुआ तो मैंने मेहनत से कह लीजिए और कुछ मार्गदर्शन से भी मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ। और मेरा पहला कैंपस सिलेक्शन एक प्राइवेट संस्था के साथ था और काफ़ी बड़ी संस्था है ICICI बैंक। और मैंने उनके साथ में जब काम शुरू किया तब धीरे धीरे आगे बढ़ी। बट कुछ समय बाद ऐसा लगा कि शायद कॉर्पोरेट जॉब, वहाँ का कल्चर मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी जितना मुझे दूसरी जगह पर अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो टीचिंग एक चीज थी जो हमेशा अट्रैक्ट करती थी मुझे। और क्योंकि मुझे लगातार खुद को सिखाना बहुत पसंद था, सीखना बहुत पसंद था और जो मैं सीखती थी मैं उसे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाती थी, सामने कोई भी होता था। तो एक ये हेल्प हुआ कि जब मैं अच्छा कर सकती हूँ तो ये मेरा करियर ऑप्शन हो सकता है। और लकीली नाउ माय हस्बैंड देन हम साथ में काम भी कर रहे थे और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे और उन्होंने मुझे रियलाइजेशन दिया कि आई कैन डू बेटर इन एजुकेशन। सो आई शिफ्टेड माई करियर फ्रॉम कॉर्पोरेट टू लर्निंग और एजुकेशन और ट्रेनिंग इन सब में। बट एक बहुत बड़ा बैरियर ये था कि सेटल नौकरी को या चलते करियर को ब्रेक करके पूरा सेक्टर शिफ्ट करना। सो ऑफ कोर्स पेरेंट्स की कंसर्न होती है और उनका भी क्वेश्चन होता है
तो मेरे से जब पूछा गया कि अब आप टीचिंग में जाएंगे, ऐसा कोई स्कोप तो हमें नहीं दिखता, सीमित हो जाएंगी संभावनाएं, तब मेरे पास देने के लिए उनको कोई बहुत ऐसा शॉर्ट आंसर नहीं था। बट मैंने कोशिश की उनको कन्विंस करने की और उनको ये बोला कि मतलब मुझे हमेशा ना यंग रहना है, और अगर मैं यंग एनर्जीज के साथ रहूंगी तो मुझे लगता है मैं ज्यादा प्रोग्रेस करूंगी, तो इसीलिए मुझे टीचिंग में जाना है। तो माय फादर लाफ्ड एंड ही सेड चलो ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक ये था कि ही वाज ओके विद द डिसीजन। और एक चीज मैं यहाँ और मेंशन करूंगी, हो सकता है उस समय स्पेशली लड़कियां क्या था ना, उनको बताया जाता था कि तुम क्या करो, पढ़ाई में क्या करो, करियर में क्या करो। मेरे साथ के लोगों के साथ भी यही था, बट शायद मैं थोड़ा ज्यादा जिद्दी थी, या मेरे पेरेंट्स को ये नेचर पता था कि ये तभी ही ठीक कर पाएगी जब ये खुद डिसाइड करेगी। तो दैट डिसीजन मेकिंग जो था वो मुझे हमेशा पेरेंट्स से मिला कि आप आपका डिसीजन ले रहे हो तो आप लो, लेकिन जिम्मेदारी लेना सीखो अपने डिसीजन की। तो वो सही हो या गलत हो, दोनों चीजों की जिम्मेदारी लेना। लेकिन इससे एक अच्छी बात ये हुई कि मुझे डिसीजन मेकिंग आया और मैं उसके लिए रेडी होना शुरू हुई कि डिसीजन लेना पड़ते हैं, फेलियर और सक्सेस बाद में पता चलता है, और जो भी नतीजा हो उसको ओननेस होना चाहिए आपको, तब आप ग्रो करोगे। बिल्कुल। सो ये एक छोटे से बैकग्राउंड से मैं आती हूँ एंड ऐसे मेरी टीचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने अपने आप को इंडल्ज किया, डॉक्टरेट एक्वायर किया। देन उस समय रिटेल सेक्टर बूम कर रहा था, इकोनॉमिक्स मदर सब्जेक्ट था, तो मुझे बहुत अच्छे गाइड और मेंटोर मिले। मैं हमेशा उनके लिए ऋणी रहूंगी, डॉक्टर HS यादव। और उनके जैसा गुरु आज भी 70-75 साल की उम्र में अगर मुझे कोई क्वेश्चन होता है तो मैं उन्हीं के ही पास जाती हूँ। तो ये गुरु की महिमा भी है और वही ज्ञान का भंडार है। और आप एक कनेक्ट देख सकते हैं कि मतलब इस समय भी इतने साल बाद भी PhD के मेरा सोल्यूशन वही मिलता है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि मुझे खुद को उस पोजीशन में लाना है एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, कि जब भी मेरे स्टूडेंट मेरी तरफ आए तो उन्हें आंसर्स मिले। बिल्कुल। तो ये मेरा लर्निंग जर्नी का एक बहुत बड़ा टेक होम है मेरे गाइड से। तो देयर आर पेरेंट्स नो डाउट, और देयर इज अ पर्सन डॉक्टर HS यादव जिन्होंने मुझे ग्रो कैसे करना है ये सिखाया, जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहे मेरी ग्रोथ में। नहीं रहता है मैम, पेरेंट्स अपनी जगह है और गुरु अपनी जगह। बिल्कुल। और वो थोड़ा मजाकी अंदाज में मेरे को 2-3 नाम बोलते थे। एक तो वो बोलते थे कि तुम हनुमान हो, जब तक चुटकी नहीं बजाओ तुमको याद नहीं आता कि तुम्हारी शक्तियां क्या है। जी। तो अब मैं ना खुद को ये बोलती हूँ कि जब मैं वीक फील कर रही हूँ तो तुम हनुमान की तरह बन रही हो, चुटकी बजाने की जरूरत है। और दूसरा वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि सृष्टि बारिश का गधा है। बारिश का गधा मतलब जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली होती है, तो उस हरियाली को देख कर वो जो गधा होता है वो दुबला हो जाता है, क्योंकि उसको ये टेंशन होती है कि ये सारा मुझे खत्म करना है खा के। अच्छा। तो जब मैं पढ़ रही होती थी तो सारी बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स देख के ना मैं एकदम पैनिक कर जाती थी, और मुझे ये लगता था कि सर मेरे को सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। तो ही यूज्ड टू कॉल मी बारिश का गधा, बट दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि मुझे करने में इंटरेस्ट है, कुछ सीखने में इंटरेस्ट है। तो बट उन्होंने मुझे बनाया, और वो हमेशा एक चीज याद दिलाते थे मुझे कि छोड़ना सबसे आसान काम है, कुछ भी करना मुश्किल होता है, चूज तुम्हें करना होगा कि तुम्हें करना है या छोड़ना है। बिल्कुल। तो ये कुछ लर्निंग्स हैं जो रहती हैं। और एक मैंने अपने फादर से बहुत अच्छी बात सीखी, और वो मुझे हमेशा याद रहती है कि डरना मत कभी, क्योंकि डरते हम बस 2 ही कंडीशन में हैं, या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल मैम, या फिर हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज तो अक्वायर की जा सकती है, बिल्कुल। तो आप नॉलेज अक्वायर कीजिए और डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको वैसे ही डर नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो डरना नहीं है किसी भी कंडीशन में। नहीं, वो तो है ही मैम, लाइफ में कुछ भी अचीव कर थोड़ा निडर तो रहना पड़ेगा, फियरलेस हो। बिल्कुल। बहुत ऐसा मत सोचो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब करने जाते हैं आप, रास्ते बनते हैं, कदम रखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और ऊपर वाले में मैं भरोसा करती हूँ, तो वो दिखाता है रास्ता। बस आपके इंटेंशंस जो हैं वो प्योर होना चाहिए जी। नियत सही रखेंगे तो बहुत कुछ सही होगा। बिल्कुल। तो मैम, इस तरीके से आपका एजुकेशन रहा, फिर
आप पीएचडी इकोनॉमिक्स में हैं, फिर आप टीचिंग फील्ड में आए, तो डीजीआर से आपका कैसा मतलब कैसे कनेक्शन बना या यहाँ पे कैसे आपका आना हुआ? एक्चुअली इट इज़ अ जर्नी इज स्टिल कंटिन्यू, बट ये ऐसा रहा कि मैंने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से 1 साल का गैप लिया अपने करियर से, और 1 साल के बाद जब मैंने काम शुरू किया तब तक बहुत सारे जॉब मार्केट में चेंजेस आ गए थे। तो जब मैंने टीचिंग ज्वाइन किया, हमारे यहाँ पर भारत सरकार के अभियान के तहत उद्यमिता विकास और ये सब का बड़ा काम चल रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, और इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी संरचना पे बहुत काम चल रहा था। तो विश्वविद्यालयों में ये सब चीज़ें काफ़ी युद्ध स्तर पर होती हैं, तो मुझे लकीली इस चीज़ का मौका मिला कि मैं उस डिपार्टमेंट में काम कर पाऊँ। तो जब मैं काम कर रही थी तो मेरे को सर्टिफिकेशन मिला एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ट्रेनर का, और जब मैं बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रही थी कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को भी अपने करियर ऑप्शन की तरह देख सकते हैं, नौकरी एक चीज़ है, आप चाहें तो खुद उद्यमिता की तरफ जा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो जॉब मार्केट का साइज भी बढ़ेगा, आपके लिए संभावनाएं भी खुलेंगी। तो ऐसे पढ़ाते हुए काफी समय निकल गया, और एक दिन उस बैच में एक इंजीनियर बच्चा था 4th ईयर का, उसने पीछे से बैठकर मुझसे ये पूछा कि मैम आप वेंचर की बात करती हैं, हाउ मेनी वेंचर्स डू यू हैव? तो दैट क्लिक्ड एक्चुअली। और एक जो अंदर से ड्राइव थी कि मतलब काम कर रही हूँ मैं, मुझे अच्छा लग रहा है, अपनी पसंद का काम कर रही हूँ, मैं रोज वर्क प्लेस पे जाती हूँ, मुझे कुछ बोर नहीं लगता, मैं अपनी एनर्जी में होती हूँ, बट होता है कि कुछ मिसिंग रहता है, और वो शायद ये था कि मेरा अपना कुछ काम नहीं है, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ वो मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ। सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है, और मैं किसी भी थॉट प्रोसेस को रॉन्ग नहीं कहती, बट दिस वाज माय थॉट प्रोसेस। तो वहाँ मुझे क्लिक हुआ, एंड देन आई डिसाइडेड, डिस्कस विद हस्बैंड, एंड ही इज अ एक्स बैंकर। मैंने इकोनॉमिक्स में एजुकेशन लिया, वो फाइनेंस और बैंकिंग से हैं। देन टुगेदर वी केम टू अ कंक्लूजन कि नहीं, कुछ करते हैं। और इसके चलते ये हुआ कि मैंने पहले अपनी जॉब को ड्रॉप किया टू हैव दैट, हम लोग एक चीज सिखाते हैं उद्यमिता में कि आपको रिस्क लेना है, लेकिन आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो जो कैलकुलेटेड रिस्क है, मतलब एकदम नहीं कि आप उठें और आपने सारा फाइनेंस टॉस पे कर दिया और उसके बाद आप जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम ये बिजनेस चालू कर लेंगे, नया काम। यू हैव टू थिंक लॉजिकली। सो इनिशियली आई लेफ्ट माई जॉब, स्टार्टेड दैट वेंचर। Later he joined because it was something कि वो destiny का call था. It was his idea. I was only in the execution part, but indulged so much. तो ऐसे मेरा जर्नी शुरू हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का, बट टीचिंग मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता रहा, और टीचिंग के लिए मुझे किसी नौकरी में होने की जरूरत नहीं है, ये मुझे समझ में आया। सो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ फ्रीलांसर. There only I got this opportunity. अब this is something like believe in destiny. Everything is destined. So मेरे को फर्स्ट हैंड पे ये पता चला कि भोपाल जैसी जगह में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट के बैचेस होते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक अलग से विंग चालू किया DGR के नाम से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट. तो डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ही विधाओं के ऐसे पर्सोनेल्स जो अपनी एज में अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, मतलब मेच्योरिटी से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनको उनके जो सेकेंड इनिंग ऑफ करियर है या वर्किंग लाइफ है, उसके लिए तैयार करने की जरूरत है. क्योंकि डिफेंस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो आपको एक एनवायरनमेंट में रखती है और आप वही सोचते हो जो आपको एक उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो. और ये बिल्कुल हैंड्स प्रूफ है कि सिविल अलग होता है और ये वर्दी की नौकरी बिल्कुल अलग होती है. इनफैक्ट उनकी फैमिलीज वर्दी नहीं पहनते, लेकिन उनका लाइफस्टाइल भी वैसी होता है. तो सिविल में आने के लिए उनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. पहला चैलेंज तो यही होता है कि चल क्या रहा है नया, जो कि जॉब मार्केट में क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या नया और आ गया है. पुरानी एजुकेशन कैसे नई एजुकेशन के साथ मिलकर काम कर रही है. और दूसरा जो एक चेंज होता है कि डिफेंस से निकल के जब हम सिविल में आते हैं तो बहुत सारे हमारे इसको हम बोलते हैं कि एडजस्टमेंट्स करना होते हैं हमको. हमारा मेंटल री इंजीनियरिंग होता है माहौल की वजह से, हमारे इमोशनल री इंजीनियरिंग्स होते हैं, और
मतलब कि आप अपने आप को बफर करते हो। सो DGR ने 3 महीने 4 महीने के ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि लॉन्च किए, और उनका टेन्योर था 3 to 4 मंथ्स का। और उन मंथ्स में एक बफर जोन दिया जाता है उनको कि आप लोग खुद को कंडीशनिंग कीजिए कि ट्रांजिशन कैसे होगा, आप जब डिफेंस लाइफ से निकल के और आप सिविल में आएंगे तो कैसे चेंजेस होंगे। तो DGR के माध्यम से मुझे अपनी टीचिंग को और रिफाइन करने का मौका मिला, क्योंकि एक आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब आप एक एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तब हमारा एक्सपोजर अलग होता है, और ये एक बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अडल्ट एजुकेशन में जाना और ऑलरेडी जिनको अपने जीवन के इतने अनुभव हैं, वो बहुत सारी परेशानियों से निकलकर जीवन के बहुत सारे रंगों को देखने के बाद और एक ऐसी संस्था से आए हैं जो बिल्कुल ही निस्वार्थ संस्था है, उसके बाद सिविल में आकर काम करना, और उन लोगों को जब हम पढ़ा रहे थे या उनको जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो साथ साथ खुद भी ग्रूम हो रहे थे, लर्निंग हो रही थी। तो इस तरह मैं DGR से जुड़ी। और एक बात मैं और एक मेंशन करूंगी कि कहीं पुराना एक वो रह जाता है कि NCC किया है और वर्दी पहनना है, थोड़ा एक फैसिनेशन भी होता है। हाँ, वो आज भी मुझे वर्दी बड़ा अच्छा कॉल करती है कि मतलब आई एम इंटरेस्टेड कि क्या हो रहा है आर्मी में, या डिफेंस कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमारे यहाँ रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे डायनामिक्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें हमारी डिफेंस का क्या रोल है। सो ऑल दिस आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड। बट उस समय शायद मैं नौकरी के लिए नहीं थी, एलिजिबल नहीं थी, बट ये मुझे नहीं पता था कि मेरा ये एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे लेके उसी सर्विस में जाएगा। अब जैसे बोला मैंने कि मैं डेस्टिनी में भी बिलीव करती हूँ, और चीजें तो डेस्टाइन होती हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है कि बहुत बार मेरे मेजर डिसीजंस बहुत स्मूथली चेंज हो जाते हैं और वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसीलिए नहीं कि मेरा डिसीजन मेकिंग कमजोर है, इसीलिए क्योंकि शायद डेस्टिनी को मेरे लिए बहुत बेहतरीन कुछ करना होता है हर बार, तो वो मुझे उस रास्ते पर ले जाती है, और उसका रिजल्ट फिर जब होता है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और DGR से जब मैं जुड़ी तो ये सेटिस्फेक्शन जो शायद बहुत समय से पेंडिंग था कि मैंने वर्दी नहीं पहन पाई, और वो सेटिस्फेक्शन अब मुझे इतने साल DGR के साथ काम करने के बाद बड़ा एक सुकून देता है कि वर्दी कंधे पे ना सही, लेकिन वर्दी पहने हुए जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं एक इस तरह से उनकी सर्विस कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की भी बात है और बड़ा सेटिस्फेक्शन है जो अपने काम में होना चाहिए। तो इस तरह मेरी DGR की शुरुआत हुई, और DGR ने मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस दिए, नए एक्सपोजर दिए। आज मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में कोई ना कोई मुझे जरूर जानता हो। बिल्कुल मैम, डिफेंस का सबसे अच्छी खूबसूरती है, और वो भारत के हर क्षेत्र से आकर उस क्लासरूम में इवन भारत में ऐसे राज्य जहाँ में हम जाने का भी नहीं सोचते कभी, बिल्कुल, कि घूमने भी जाएंगे या उसको कभी एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से छोटी छोटी जगह से डिफेंस के लोग आते हैं। हम लोगों ने भी काफी टाइम बिताया है। मतलब क्या होता है ना, बहुत इजीली पहचान में आ जाते हैं कि भाषाओं का ज्ञान, उनके कल्चर को देखना, लोगों अलग अलग टाइप के लोगों के साथ रहना। अभी हमारे स्टूडेंट कई बार बोलते हैं, मैम आप कैसे पहचान जाती है हम बुंदेलखंड से हैं या हम यहाँ से, तो क्या मैम काफी टाइम हो गया ना, 15 साल डिफेंस में रहे हैं सर के साथ, और यही सब लर्निंग्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने शायद खुद को उस चीज के लिए ओपन रखा होगा कि आप जिस एनवायरनमेंट में जाते होंगे वहाँ सीखते होंगे। बिल्कुल मैम, मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगी। उड़ीसा से भी काफी लोग होते हैं। हाँ जी, तो वो लोग, उनका लैंग्वेज उड़िया होता है, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उनके साथ भी जब हम लोग बात करते हैं तो मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है कि अगर कोई हिंदी किसी दूसरे एक्सेंट में बोलेगा तो उनको समझ में नहीं आती। तो मुझे हमेशा ना साथ में रहना पड़ता था। जैसे कुछ फीमेल्स जो है, पार्टी है कभी, तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो मेरी तरफ देखते थे ये क्या बोल रही है मैडम। तो फिर मुझे बताना पड़ता था, तो मतलब हर एक्सेंट को समझना कि ये उड़िया में इन्होंने जो हिंदी बोला है या जो इंग्लिश का वर्ड बोला है उसे कैसे समझा जाए। टीचर आपकी भी वो टीचर वाली बस वही इसीलिए तो वो हमेशा चौकन्ना रहता है। टीचर जो होगा उसका आंख नाक कान हमेशा खुला रहेगा। वो किसी भी सिचुएशन में होगा वो सवाल पूछ लेगा, वो किसी भी सिचुएशन में होगा वहां से सीख लेगा। और एक बहुत अच्छी बात मुझे जो DGR से मिली है, क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ हम रहे, पूरे भारत के हर कोने से आकर लोग उस क्लासरूम में बैठते हैं। मैंने उसमें एक चीज बहुत अच्छी ये सीखी कि आप बहुत कम में भी सिंपल रहकर
कितनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल मैम। मतलब आपको खुश रहने के लिए और सेटिस्फाई होने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, और वो होगा भी नहीं हमेशा। तो जो है उसमें सेटिस्फाइड रहना, और उसके ऊपर भी खुश कैसे रहना, बिल्कुल वो एक मैंने, और एकदम सिंपल, कुछ मतलब वाया और इनडायरेक्ट नहीं है, दे आर रियली सिंपल। और जब मैं उनसे बात करती हूँ, और कई बार मुझे उनको ये बोलना ही पड़ता है कि आई पर्सनली एडमायर दिस अप्रोच ऑफ बीइंग सिंपल और दिस सिंप्लिसिटी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड इट मे साउंड हार्श ऑल्सो, कि वो आप जब सिविल में आएंगे तो आपको अपनी इस क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि एवरी सिंपल थिंग इज नॉट गेटिंग द राइट एंटरटेनमेंट। तो आपको थोड़ा सा इस चीज को लेके भी मतलब कम सिंपल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लाइफ थोड़ी सी अलग है। बट दिस इज अ टेक होम कि हम सिंपल रहें, और सिंपल रहना आई थिंक सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपको कुछ और मेहनत करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। हम लोगों का पोस्टिंग था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हम लोग कलाई कुंडा वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा प्लेस है, वहाँ पे हम लोगों का पोस्टिंग था। कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता है मैम, एक छोटा सा एक एरिया होता है, वहाँ पे जो मतलब गांव के ही लोग होते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, वो अपना शॉप लगा लेते हैं। सब कुछ भी खाना है तो हम बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि इट वॉज एन एक्सलाइड एरिया। तो आफ्टर 6 o'clock आप मतलब सिटी में, वहां से खड़गपुर था 10 किलोमीटर डिस्टेंस में, तो अलाउड नहीं था कि 6-7 के बाद आप जा नहीं सकते हो, लेट नाइट आ नहीं सकते हो। तो हमारा लाइफ वही था बस, कि कुछ खाने की इच्छा हुई तो वहां जाके डोसा खा लिया, या वो जो छोटे छोटे वेंडर्स बनाते थे, बस घर पे आ गए। और हमारा जो मतलब डिफेंस होता है ना, वो हमारे एंटरटेनमेंट का फिर भी ध्यान रखता है। हम लोगों के यहाँ थिएटर्स होते हैं, मतलब इन कैंपस थिएटर्स होते हैं, और सारी न्यू मूवीज आती हैं वहाँ पे। तो हमारे बच्चे तो जैसे हम यहाँ तो जैसे सिविल में हमारे बच्चे घर से उठते हैं, मम्मी पॉपकॉर्न बना दो आप, और एक वाटर बॉटल लेते हैं और खुद ही थिएटर में चले जाते हैं। तो बहुत सेफ एनवायरनमेंट एक्चुअली, और वहाँ पे सारी मूवीज रहती है। तो वही है कि वो सीख लेते हैं हम लोग की रेस्ट्रिक्शन भी है, फिर खुश भी रहना है। बट सिंपल कितना है, बहुत सिंपल है मैम। और आप ये देखिए कि आपको ये यादें ताजा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों से कोई पूछे ना तो इस तरह की लाइफ का एक्सपोजर नहीं रहा कभी। तो आप देखिए, आप खुद ही वही बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल था। जी जी। आपका सर्वाइवल बहुत नॉर्मल था। बिल्कुल। और आपको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और एक नॉर्मल लाइफ भी तो चलानी है हमको। बट आपको वो याद है, क्योंकि आपने उस चीज को जिया है। बिल्कुल। और वो सारी यादें हैं कि छोटी जगह में रह के, मैम रेस्टोरेंट भी नहीं होते थे वहाँ पे, कुछ पार्टी नहीं है, होता है, बाहर जा नहीं सकते हो आप। कुछ मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि कुछ लोग डिफेंस में रहे हैं, तो जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते आए हैं और उनकी बातें सुनते हैं, तो हमें लगता है कि वी आर ब्लेस्ड इन द सेंस कि हमारे लिए लाइफ आसान है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास में प्रिविलेजेस हैं, जिन्हें जो नई जनरेशन है उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाती। और जो डिफेंस में लोग रहकर सर्विस कर रहे हैं, ये वर्दी पहनना और उसमें आप कैप लगा लेंगे, भारत सरकार का एम्बलम मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ कितनी और चीज़ों का सेक्रीफाइस आता है, ये शायद सिविल में नहीं समझ आता। और मैं ये बिल्कुल आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये अपील भी करूंगी जनरेशन को कि अपने जीवन के कम से कम 10 से 12 साल भारतीय सेना के किसी भी विंग को जरूर दीजिए। उसका कारण ये है कि आप लाइफ स्टाइल पूरी जिंदगी के लिए सेटल हो जाएगा, आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, और आप इम्बाइब कर जाएंगे जब वो डिसिप्लिन, जब वो लाइफ, आर्ट ऑफ लाइफ जिसको कि मैं बोलूँगी। और ऐसी जनरेशन जब मैच्योर होगी तो आप सोचिए उनके पीछे की जनरेशन कितनी स्मार्ट होगी। तो ये चीज अभी इनको इस चीज की अवेयरनेस बहुत होना चाहिए। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, जैसे जो अभी अग्निवीर जो योजना आई है, आपको काफी उसके बारे में पता होगा। तो हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, तो इसमें मैम अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जब 4 years के लिए बच्चों को मतलब इन्वॉल्व किया जाएगा, उसमें से कुछ क्रीम्स होंगे जिन्हें डिफेंस रखेगा। तो जब बच्चे आते हैं तो ये कंसर्न रहता है उनका कि मैम हम 4 years के लिए डिफेंस में जा रहे हैं। तो हम लोग उनसे यही बोलते हैं कि वो 4 years आपके आने वाली लाइफ के 40 years आपको कैसे जीना है वो सीख चुके होंगे आप। बिल्कुल सही। ठीक है, आप 4 years करिए, अगर आप में कैलिबर है तो आप वहां रह जाएंगे। और अगर आप रिटर्न भी आते हैं ना मैम, तो जैसे मैंने बताया आपको कि
कम रिसोर्सेस में, कम जगह पे, कम खाकर कैसे जिया जाता है, या खुश रहा जा सकता है। खुश रहा, सबसे इम्पोर्टेंट खुश जो रहना, मेंटल हेल्थ की हम बात करते मेंटल हैं, हेल्थ की बात। तो वहां पे आप मतलब वो सीख पाओगे, क्योंकि बिल्कुल। एक होता है ना मैम कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कम एज में आपने देख ली, तो आने वाली एज आपकी Sorted हो जाती है। हो जाती है। बिल्कुल सही। तो हम यही उनको बताते हैं कि आप अभी यहाँ कॉलेज पढ़ते हैं, आप देखते हैं अभी कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है Actually। है ना, कि जहाँ जो प्रोफेशनल स्टडीज नहीं है, हम्म। जो डॉक्टर्स नहीं है या हम्म। इंजीनियर्स नहीं है, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बिल्कुल वो उस अप्रोच से पढ़ ही नहीं रहे हैं। वेस्ट ऑफ टाइम है, कॉलेज जाते हैं, हम्म। वैसे तो जाते ही नहीं, 80% बच्चे एक्चुअली ये भी कॉलेज नहीं एक जाते। ट्रेंड शुरू हुआ है, मैं हाँ, पिछले मैम। कुछ सालों से देख रही बिल्कुल, हूँ मैम। कि पढ़ाई को लेकर ये कैजुअल अप्रोच हो गई है कि ऐसा कुछ कर लेते हैं कि कॉलेज ना जाना पड़े और हम स्किल सीख लेंगे कोई छोटी मोटी, जिससे कि हम लोग जल्दी जॉब में आ जाएं या बिल्कुल। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। बस वही। बट ये सस्टेनेबल नहीं है। पढ़ाई का अपना महत्व होता है, डिग्री का अपना महत्व होता है। बिल्कुल। पढ़ाई को पढ़ाई की ही तरह करना चाहिए, डिग्री लेने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। और ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो भारत में जब अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे दिमाग में सेटल कर दिया कि अगर आप एक सर्टेन डिग्री लेकर आए हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी उन्होंने ऐसा कर दिया कि यही रिस्पेक्ट है, नौकरी आप में नौकरी आपको खाना देगी, नौकरी आपको रिस्पेक्ट देगी। और अगर आप सरकार के नौकर हैं तो आपके पास में सबसे अच्छी लाइफ है। बट ये एक सच है, इसका दूसरा पहलू बच्चे नहीं देखते कि पढ़ाई का उद्देश्य होता है सीखना, एजुकेशन का मतलब होता है चरित्र बनाना, नॉलेज गेन करना और उस नॉलेज को यूज करना अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। बिल्कुल। ये उद्देश्य कहीं खत्म हो गया, इसीलिए शायद लोग पढ़ाई को शॉर्टकट की तरह लेते हैं। बहुत शॉर्टकट मैम। अभी तो स्कूल्स पे भी मैम हम लोग इतने परेशान हैं, हमारे पास 11th-12th के स्टूडेंट्स आते हैं, मैम वो डमी लेते हैं, है ना। डमी भी आपने शायद सुना होगा। डमी मैंने सुना है, लेकिन रिसेंट लास्ट ईयर से एक चेंज ये आया है, CBSE ने लिया है, एक एक्शन लिया है कि ये डमी सिस्टम नहीं अलाउ करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है पहले ज्यादा अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स निकलते थे जो अपनी 12th तक की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कम्पिटिटिव एग्जाम देकर और आगे जाते थे। अननेसेसरी हम पूरी जनरेशन को मेंटल और इमोशनल कियोस्क में धकेल रहे हैं इस नाम पर कि आप उस क्रीम का हिस्सा होंगे जो वाइट कॉलर वर्क्स होते हैं, कि आप इंजीनियरिंग कल्ट में होंगे या आप। बट ये बच्चों का मेंटल स्टेट भी खराब कर रहा है। और आप देखिए उनमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कमी है, क्योंकि उनका डिसीजन नहीं ले रहे हैं वो, और जो वो कर रहे हैं शायद वो कुछ अच्छा बन भी जाते हैं, अच्छे इंजीनियर्स बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी। उनके पास कुछ मेमोरीज नहीं है। एक्चुअली मैं आपको डमी का कंसेप्ट बताती हूँ। डमी वो स्टूडेंट लेता था, मतलब हमारे टाइम पे जो होता था कि मतलब हाँ उसको इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी करनी है या वो कुछ ऐसे प्रोफेशनल कुछ स्टडीज करनी है जो उसको स्कूल आवर्स परमिट नहीं कर पा रहे, तो वो स्कूल को उसको स्किप करना पड़ता था। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें से CAS है ना। अभी क्या हो रहा है मैम, बच्चे 10 बजे तक तो सोते हैं सुबह, है ना, क्योंकि स्कूल के टाइम तो यही होता है 7-8 o'clock, 10 बजे तक सोते हैं ये, फिर जैसे तैसे उठते हैं, फिर 2 घंटे मोबाइल चलाते हैं और फिर वो फोर्सफुली उठ के अपने जब पेरेंट्स में जाते हैं, अकेडमी जाते हैं मैम। ये ट्रेंड है अभी, और अकेडमी में भी बड़ी बड़ी एकेडमी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट भी ऑनलाइन मैम जो जैसा बोल रहे हैं ना कि ऑनलाइन जो स्टडीज हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि उससे क्या है मेंटल जो जागने वाले, अभी हमारे मैम स्टूडेंट्स का जो मेडिकल रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेडिकल आउट हुए हैं वो आइज की वजह से, क्योंकि ये लोग रात भर मोबाइल देखते हैं। और कई बच्चे तो इतने अच्छे मैम, वो मोबाइल में कुछ भी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ पढ़ रहे थे, तो अब उनको बट वो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस, वो स्क्रीन पे 5-5, 6-6 घंटे क्लासेस देखना, तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है अभी जो बच्चों को फेस करना जब वो कैंपस में जाते हैं, चाहे वो स्कूल का कैंपस है, चाहे वो कॉलेज का कैंपस हो, तो वो सिर्फ क्लासरूम पढ़ने नहीं जाते हैं, वो सोशल लर्निंग्स भी करते हैं। बिल्कुल, वो अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने से बहुत बड़े टीचर्स भी होते हैं, जी बिल्कुल, उनके साथ में कैसे इंटरेक्ट करना है, खुद को इमोशनल कैसे बैलेंस करना है, बोलते हैं ना बातचीत करने की कला कैसे होती है, ये सब भी तो सोशल लर्निंग्स होते हैं। बिल्कुल मैम, अपनी बात रखना आना चाहिए, बिल्कुल, आप अपनी बात आर्ग्यू करना सीखिए, अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती मानना सीखिए, क्योंकि इतने लोग सही भी कर रहे हैं अपने आसपास, करेक्ट कर रहे हैं,
और जब हम एक कमरे में बंद होकर अपनी दुनिया को स्क्रीन में समेट देंगे तो ये लर्निंग्स तो नहीं हो पाएंगी। सोशली मैम बहुत कट हो गए हैं बच्चे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे को संस्थानों में वाइवा लेने के लिए जाने का अवसर मिलता है। ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, पीजी के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब मैं यहाँ संस्था का नाम नहीं ले रही हूँ जी, लेकिन कोरोना के बाद के जो बैचेस आए शुरू में, मुझे स्पेशली लिस्ट देकर टिक किए जाते थे नाम कि आप इनसे पूछिएगा मत ज़्यादा कुछ, क्योंकि इनमें से कोई बच्चा, किसी को डिप्रेशन है, कोई 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, किसी के साथ एंजाइटी इश्यूज हैं, किसी को तेज आवाज बर्दाश्त नहीं होती या उससे कोई रूडली बात कर ले, क्योंकि एग्जामिनर का एक पर्सोना भी होता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बच्चा क्लासरूम में आया और वो आते पूरा शिविर करने लगा और वो ऐसे बेंच पकड़ के बैठ गया, क्योंकि वो प्रेशर ही नहीं हैंडल कर पाया कि वो एग्जामिनर के सामने बैठे अपने प्रोजेक्ट। मैम ये तो कितना तो छोटी सी चीज है हमारे लिए तो, कि चलो एग्जाम डर लगता था। हाँ, ऐसा नहीं है, बेइज्जत भी होते थे एग्जामिनर के सामने, ऐसा हाँ, नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इंसल्ट लेना भी आती थी ना कि ठीक है क्लासरूम के बाहर जाके वही एक्चुअली। लेकिन आप देखिए ये डिफरेंस है, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसका जो दायरा था, जब वो ग्रूमिंग ईयर्स में था बच्चा, जब वो एक्सप्लोर कर सकता था, जब उसको सीखने का समय था, तो एक महामारी की वजह से वो कमरे के अलावा की स्क्रीन में बंद हो गया, 8-8 घंटे पढ़ रहा है, तो उसकी वो क्षमता ही खत्म हो गई। और ये जो सोशल लर्निंग्स होती है ना, ये अब जो इश्यूज आ रहे हैं कि एंजाइटी इश्यूज हैं, डिप्रेशन के इश्यूज हैं एट सच टेंडर एज, 18 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, मैं 45-40 साल में फिर भी समझ सकती हूँ, क्योंकि सोशल प्रेशर्स होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें माउंट हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। अब ये सब शिफ्ट हो गया है, प्रायर हो गया है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना और फिर धीरे से उनका शिफ्ट हो जाना ऐसी प्रॉब्लम्स से जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है। तो बहुत एविडेंट है कि जो एंसेंट या बोल सकते हैं जो पुराना स्टाइल ऑफ एजुकेशन है कि क्लासरूम लर्निंग होना चाहिए, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, कोई भी हम लोग नहीं, भी और यही होना भी करते नहीं थे। चाहिए। कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो कोई ना कुछ सीख पाएगा और ना कुछ बन पाएगा। मतलब कॉलेज जाना भी रोज का एक नियम होना चाहिए। कभी आप क्लासरूम ना जाएं, वो यादें बनाने के लिए वो भी बहुत होता है, लेकिन आप कैंपस तो गए, आप क्लासरूम नहीं गए तब भी आप कैंपस तो गए, आप 4 लोगों से मिले, आपने कुछ नया सीखा, सोचा, कुछ प्लान आउट किया, सपने देखे, गलतियां की। कमरे में बैठ के तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और वही डिप्रेशन एक्चुअली 16 साल 17 साल 18 साल, और इतना लंबा शब्द है डिप्रेशन, लेकिन मतलब वाकई में ये बड़ा सैडन है कि बहुत कम उम्र के लोग इस जनरेशन में, और इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए मुझे लगता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अगर कभी ऐसा कोई पॉडकास्ट करें जी, तो आप किसी ऐसे साइकोलॉजिकल काउंसलर के साथ एक हो चुके हैं हमारे 2 से 3 पॉडकास्ट हो चुके हैं, उस पे हमने स्पेशली यंग साइकोलॉजी पे बात करें। उन्होंने बात की है इस पे कि ये जो नशे में जो आ रहे हैं बच्चे, मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी है तो बच्चों को उस तरफ ले जा रही है। मैंने बताया ना आपसे, डमी वर्किंग पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। राइट, तो ये तो मैम सारी चीजें जब साथ में मिलेगी ना तब काम होती कि वो तो क्या इंक्लूसिव अप्रोच काम बस करती वही है। मैं यहाँ आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है जी। 2 चीजें हैं। मैं खुद उस बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, और उस समय मेरी मदर काम कर रही थी जब लेडीज घर से बाहर जाकर काम नहीं करती थी, बिल्कुल, तब वो PSU सेक्टर में थी। तो उन्होंने खुद को कितना कंफर्ट जोन से निकाला हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके 3 बच्चे, बट जो बोलते हैं ना कि वर्किंग पेरेंट्स होना और बच्चों का गड़बड़ हो जाना, ये चीजें 2 अलग बात है। बिल्कुल। और उसके साथ एक जो चीज आती है वो है कि भारत में जो संयुक्त परिवार की परिकल्पना थी या सोशल स्ट्रक्चर में जो एक जॉइंट फैमिली का रोल है, हम अगर उसे वाकई में सीरियसली लें, लाइक आई एम ब्लेस्ड कि मैं संयुक्त परिवार में हूँ, और मैं हमेशा इस चीज को एडवोकेट करती हूँ, स्पेशली यंग जनरेशन की फीमेल्स को, कि अगर तुम्हें एक हेल्दी, हैप्पी, कंटेन्ड लाइफ जीनी है जिसमें तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी हो, प्रोफेशनल लाइफ भी हो, अपना करियर भी हो, तुम्हारे पास बच्चे भी बेटर हों, उसके लिए आप संयुक्त परिवार के साथ रहने की आदत डालें। क्योंकि ये जो एक सेटअप सोशल स्ट्रक्चर इंडिया में बनाया गया था, उसके बहुत सारे कारण थे, और वो कारण यही थे कि एक काम करने की एज में अगर एक पेरेंट है
वो काम में बिजी है, तो उसकी वजह से आने वाली जनरेशन पीछे ना छूट जाए, तो और एक जनरेशन पीछे वाली सपोर्ट करती थी। ये मैं बताऊं आपको, ये मेरे यहाँ का जीता जागता है स्ट्रक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार छोटा है लेकिन मैं जॉइंट फैमिली फॉर्मेट में हूँ। मैं आज काम कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड काम कर पा रहे हैं, हमारे पास टाइमलाइन की लिमिट्स होती हैं, उनको पता है कि बच्चों को देने वाला समय हमारे पास कितना सीमित होता है, या अगर हम आज काम कर लेंगे तो हम आगे भी निकल जाएंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, या हमारे बच्चे अच्छी तरह रहेंगे, परिवार आगे बढ़ेगा। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते, हम सब साथ ही रहते हैं, लेकिन मुझे बैक ऑफ द माइंड ये सोचने की जरूरत नहीं है, एक रिलैक्सेशन होता है कि तब मैं ठीक है। काम कर पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल तो रहे हैं। मेरा ये एम्बिशन है सबके लिए कि आप लोग ज्वाइंट परिवार से जुड़े रहिए। अगर आपके पास ये है तो आप इसे टॉस पे मत डालिए सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पास फ्रीडम नहीं है। सूनर और लेटर सब हो जाता है, सब होता है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, और आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, नियत सही रखिए, काम सही कीजिए, और वो भी पेरेंट्स ही हैं, उन्होंने भी दुनिया देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको कुछ चीजों के लिए डांट सकते हैं, मना कर सकते हैं, हो सकता है उनकी समझ नहीं है आज, लेकिन अगर आप उस चीज के बारे में जानकारी रखते हैं तो उन्हें अपना पॉइंट समझाइए, सही है तो करते रहिए, वो भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो रखिए, मतलब ज्वाइंट फैमिली इज द रेमेडी, शॉर्टकट में बता रही हूँ कि जरूरी है, बहुत बहुत मेंटल बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है। अब जैसे हम लोग भी यहाँ से मैम 8:30 9 o'clock हो जाता है, बिल्कुल। तो एक है कि घर में है बच्चे, घर खुला मिल रहा है, तो बहुत नहीं तो ऐसा ना, कभी कभी जब कोई नहीं रहता तो बहुत टेंशन हो जाती है। 7:30 से ऐसा लगता है घर जाना है, घर जाना है, बच्चे अकेले, काम नहीं होता, नहीं होता ना, नहीं लगता, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं होता है। तो ये तो मतलब हैंड्स प्रूफ वाली बात जी है, बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए। तो मैम एक जो आपको क्वेश्चन मिला था आपकी क्लास में, तो आपके स्टूडेंट ने किया था कि मैम आप बिजनेस तो पढ़ा रही हैं, जी लेकिन क्या आपका कोई वेंचर है? जी। तो उसके बाद क्या सोचा आपने? और ये जो आपका एक बहुत अच्छा वेंचर जिसका काफी ब्रांचेस हैं मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है शरण वेलफेयर फाउंडेशन, और आज कई लोग उसको जानते भी हैं, तो उसके बारे में बताइए मैम। बिल्कुल, और ये मेरी जर्नी रही, और मैं कभी नहीं कहती कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, क्योंकि ये भी मेरा ही वेंचर है, और इसको भी बिल्कुल सीड से हमने बड़ा किया है, और ऐसे ही नर्चर कर रहे हैं जैसे अपने बच्चे को करते हैं। तो देखिए, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे कुछ करना है, वो कैसे करना है ये नहीं पता, तो ये इंटेंशन तो रहा करना है वाली बात, और ये था कि अब अपना कुछ वेंचर करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमने तलाशे, मैंने, मेरे हस्बैंड ने साथ में बैठ के डिस्कशंस किए, फैमिली के साथ बात की, तो एक हम म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आए कि देखिए, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि मैं फीमेल्स को अपलिफ्ट कर पाऊँ, क्योंकि ये एक जो विचारधारा है कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है और उसको नीचे खींचने के लिए फीमेल्स ही करते हैं ऐसा कुछ, और मेरे दिमाग में एक थॉट हमेशा से ये था कि मुझे फीमेल कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करना है कि मैं उनके लिए पिलर रहूं, वो उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा पाऊँ या उनको सपोर्ट कर पाऊँ, या जब वो एम्पावर हो जाएंगी तो मुझे लगता था कि बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो एक चीज़ मुझे क्लियर थी कि मुझे फीमेल सेंट्रिक कुछ करना है। दूसरा, मेरे को हमें किसी ने बोला ही था कि आप और आपके हस्बैंड, उनका नाम राहुल उमेकर है जी। और आप लोग 1 और 1 2 नहीं हैं, अगर आप ठीक से खड़े हो जाएं तो आप 1 और 1 11 हैं। और शायद इस चीज़ को मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी तरह से साक्षात किया कि हमने साथ में मिलके, क्योंकि उनका बैंकिंग का बैकग्राउंड है, फाइनेंस एजुकेशन से है, मैं इकोनॉमिक्स जानती थी थोड़ा बहुत, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया जाए जो फीमेल को सपोर्ट करे और उन एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करे जिसमें फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड मिक्स ऑफ चीज़ें हों। तो एक रफ नोट के साथ जब हमने अपनी रिसर्च चालू किया तो 2018 जून में हमने एंडअप हुए और हमने अपने कंपनी सेक्रेटरी के साथ बात किया और उन्होंने हमें सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 की रजिस्ट्रेशन के बारे में। और हमारे लिए बड़ी सूटेबिलिटी रही इस बात की, क्योंकि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना चाह रहे थे। और देखिए, हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं और हमारे चाहे ये फैमिली हो चाहे उधर की फैमिली हो, सब
सर्विस में ही रहे हैं, जी। जॉब्स किया है, तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी की एंजाइटी थी कि आप दोनों अपनी जॉब्स में हैं, अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ ईयर्स हैं, अब ये नया चैलेंज क्यों लेना है। तो हमें लगा कि ये थोड़ा सिक्योर्ड होगा कि अगर हम इस तरह से प्रोसीड करें। सो सेक्शन 8 कंपनी हमने फॉर्म किया शरण वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, और शरण वेलफेयर फाउंडेशन का हमने जो मोटो बनाया वो है होलिस्टिक विमेन एम्पावरमेंट का, ओके। कि हम एक इंक्लूसिव वे में फीमेल्स के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो कुछ सब हेड्स बनाए हमने उसमें, जैसे एक बहुत बड़ा पोर्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ओके। तो उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी आता है, माइक्रो फाइनेंस भी आता है, फंडिंग भी आता है, ओके। तो ये उसमें सेविंग्स भी आता है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो फाइनेंसेस के थे और फीमेल्स उनसे इंट्रोड्यूस नहीं थे, तो एक हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा ऑब्जेक्टिव रखा। दूसरा हमने स्किल डेवलपमेंट का रखा, और मेजरली मेरा इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि मैं फीमेल ग्रुप्स के साथ में इंटरेक्ट करती हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और स्किल डेवलपमेंट के समय में मैं उनको डिफरेंट स्किल्स के बारे में जानकारी देती हूँ या एटीट्यूड बिल्डिंग करती हूँ। हेल्थ और हाइजीन हमारा एक और सब बोल सकते हैं आपके एक और हेड है। तो हमारे बहुत सारे कैंप्स होते हैं जिसमें हम, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते लेकिन फोकस फीमेल्स होते हैं स्पेशली। मैं आपको बताऊं, हमारा जो काम करने का एरिया है वो ओपन एरिया है, जो सोसाइटी के वो मार्जिनलाइज फीमेल्स स्पेशली जो कि फर्स्ट लाइन में नहीं आती हैं, डिप्राइव्ड कम्युनिटी से हैं, ओके। उनको हमने फोकस किया। तो चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्किल डेवलपमेंट है, या जैसे मैं हेल्थ हाइजीन के बात कर रही हूँ, उसके हमारे कैंप्स होते हैं, चेकअप के कैंप्स होते हैं, उनको हाइजीन से रिलेटेड एजुकेशन देने के कैंप्स होते हैं, ये हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए, जिससे कि वो पर्सनल हाइजीन और फैमिली हेल्थ इन सबको लेके एक जागरूकता उनमें आ पाए। एक और सब यूनिट है इसका जिसमें हम लोग एक और काम करते हैं, जिसमें हम सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देते हैं। तो इन्हीं बच्चियों को जो कि डिप्राइव्ड कम्युनिटी से आती हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह के सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, फीमेल अब्यूज टुवर्ड्स फीमेल बढ़ रहे हैं, तो दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट टू डिफेंस देमसेल्फ। तो अब हम उनके लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट डिफेंस एकेडमीज के साथ में कोलैबोरेट होकर, और उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये हमारा अम्ब्रेला है शरण वेलफेयर फाउंडेशन का, उसमें हम ये छोटे छोटे यूनिट्स में काम कर रहे हैं। 2018 से हमने शुरू किया था एक ब्रांच के साथ। अभी हमारे पास में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और 9 ब्रांच काम कर रही है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी हम अपनी एक और 10th ब्रांच पे काम कर रहे हैं। उसमें हम कुछ और भी नए वर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं, और आइडिया यही है कि हम विमेन को एम्पावर करें। विमेन एम्पावरमेंट का आइडिया एक मतलब रैशनल आइडिया है। देखिए क्या होता है, मैंने अपनी क्लास में भी बोला है, इमोशनल होके बिजनेस नहीं होता, यू हैव टू टेक अप दैट रैशनल अप्रोच। आप अटैचमेंट अपने काम से रखिए, लेकिन उस काम को करने के तरीके से अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि वो फिर आप प्रोसेस में उलझ जाएंगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि देखिए सोशल अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है महिलाओं का, लेकिन उसके लिए मैं बाहर चिल्लाकर कुछ बात करूं या मैं उस चीज को अभियान का रूप दे दूं तो शायद इतना इम्पैक्टफुल ना हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे लॉजिकली कुछ करना है, तो आप देखिए मैं इकोनॉमिक्स से हूँ, तो मैं आंकड़ों में बात करती हूँ, और भारत की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आंकड़े ये कहते हैं कि अब भारत में ऑलमोस्ट 48% से ऊपर जो जनसंख्या है वो फीमेल्स की है, और ये बढ़ ही रही है क्योंकि हमारे करेक्टिव मेजर्स अच्छे रहे और जो हम ओवरकम कर पाए पॉपुलेशन इनइक्वालिटी की वजह से। तो अब क्या है, आप अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, भारत में 50% जनसंख्या पुरुषों की है, बाकी की 50% महिलाओं की है। बिल्कुल। अब वो फीमेल जनसंख्या नहीं कर रही है काम, ऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ दी, मतलब वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, और जो कंट्रीब्यूट कर रही है 50% उसमें से भी आधे बुजुर्ग हैं और आधे बच्चे हैं। हाँ, उसमें तो 15% भी रेशियो नहीं बचा जो वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत जैसी बड़ी जनसंख्या को चलाने के लिए सिर्फ हम 15% लोगों पर निर्भर रह सकते हैं क्या? नहीं। अब भारत सरकार अभियान चलाए या ना चलाए, ये हमारी समझ होना चाहिए कि हम अपनी आइडल बैठी
48% जनसंख्या का यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं। तो फीमेल को एम्पावर करने का मतलब ये है कि वो वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट बन पाए, वो कुछ ऐसा कर पाए कि जो आर्थिक चक्र चल रहा है भारत का उसमें उनकी भागीदारी दिखे। चेंजेस तो तब आएंगे ना जब वो काम करेंगी, जब वो घर बैठ के चेंजेस मांगेंगी तो नहीं होगा। और घर से निकलने की जरूरत नहीं है अगर आपको काम करना है। बहुत सारे तरीके हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारी संस्था के माध्यम से, मेरी कंपनी के माध्यम से हम ऐसी महिलाओं से जुड़े हैं और जिनकी जर्नी हमने देखी है 7-8 सालों में कि बहुत सारी सोशल और फैमिली रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी उन्होंने अपना काम शुरू किया था, लेकिन आज वही परिवार उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और मतलब वो समाज में उभर कर आ रही हैं। तो ये रैशनल थॉट प्रोसेस होता है कि बिजनेस करने का, जो मैं आपसे बोल रही थी ना, आइडिया शुड बी रैशनल, कि आप उस प्रतिशत जनसंख्या पे काम कर रहे हैं जिसको कि पॉपुलेशन वर्किंग होना चाहिए और वो आइडियल है। तो ये एक मेरा थॉट था कि उस फीमेल पॉपुलेशन को वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना। मैम ये जो आपका प्रोसेस है ये मैं समझ पा रही हूँ बिकॉज आई एम एजुकेटेड, राइट। मैं आंकड़ों को समझती हूँ, आप समझते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या होती है जब ऐसी महिलाओं से बात करना जो कम्प्लीटली अपना जो मतलब पूरा लाइफ है जो फैमिली के लिए खत्म कर दिया है उन्होंने और उनके अंदर भी कुछ करने की खास इच्छा है नहीं जी। हाँ, तो उन लोगों को आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं या इस प्रतिशत में कैसे लाते हैं, वो क्या रहता है आप लोगों का तरीका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है मेरे लिए नहीं कि मैं क्या करती हूँ, वो वर्ग आगे कैसे आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जानना चाह रही थी क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत टफेस्ट डिसीजन, मतलब टफ क्या बहुत टफ होगा क्योंकि वो होता है ना जो आपकी बात समझ रहा है उसको समझाना इज इजी, है ना, लेकिन उस इंसान को समझाना जिसको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो इतने कंफर्ट जोन में है, उसको 2 टाइम खाना बनाना है, बच्चों के काम करने हैं, फिर 2 टाइम कुछ अच्छे सीरियल्स देखने हैं, है ना, और फिर शाम को फिर ये सोचना है कि अब क्या बनाना है। तो वहाँ कैसे मैम आप डील करते हैं? देखिए क्या है कि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है और एक जो शिफ्ट आया है वो एक शिफ्ट ये है कि ये हमारा पैसा है या हमें मिलता हुआ पैसा है, मैं आपको बताऊं। और ये अक्रॉस दी सोशल स्टेटस है, ऐसा नहीं है कि डिप्राइव्ड वर्ग की महिला को फील होता है या बहुत संपन्न परिवार की कोई महिला है उसे फील नहीं होता है। तो ये एक शिफ्ट तो है। दूसरा देखिए, संपन्न परिवारों में भले ही पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेल पार्ट एंगेज होता है, ऑलरेडी सेटल होते हैं, बट अगर हम थोड़ा सा आर्थिक निम्न वर्ग को देखें तो वहां पर दोनों पहिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम रजिस्टर नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो फीमेल्स किसी के घर में काम कर रही होती हैं या वो कोई उनको छोटा मोटा काम दे देता है तो वो कर रही होती हैं, उनमें वो बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता। और दूसरा आगे बढ़ने की, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि वो आगे बढ़ने की चाह नहीं होती, यही काम करके चल रहा है, काम तो चल रहा है, खुश हैं वो लोग। तो हम उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत और कामों में भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए अप्रोच का रेशियो क्या होता है, हम 100 लोगों से मिलते हैं, उसमें से 5 या 10 कन्वर्ट हो जाए बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो 5 और 10 भी अगर ठीक से कन्वर्ट हो गए हैं तो वो बहुत है पहिया चलाने के लिए। और मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि एक घर बैठी महिला है जो दूसरों के घरों में खाना बनाने जाती थी, उसको महीने का 10-12 हजार रुपए वो कमा लेती थी। अच्छा अमाउंट है ये, क्योंकि खाना बनाने की मेड्स को अच्छा पैसा मिलता है। वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उसने धीरे से शुरू किया कि वो आसपास के बच्चों को खाना बना के देने लगी, थोड़ा बहुत उसको पैसा मिल गया। दिन का जो रोटा टाइम बचता है, खाना वो वही बनाती थी जो उसके घर में बच्चे खा रहे थे। उसको आइडिया आया कि अब मैं टिफिन सेंटर शुरू करती हूँ। ये मेरे एक एग्जीक्यूटिव ने उसको बोला कि आप टिफिन सेंटर शुरू कीजिए। उसने घर से काम शुरू किया, अकेले बनाती थी, कुछ छोटा इन्वेस्टमेंट करना था तो हमने उसको फाइनेंस किया और उसने अपना छोटे मोटे चीज़ों को जोड़ा। आज की डेट में मैम उसका टिफिन सेंटर घर से बाहर निकलकर एक शेप ले चुका है शॉप का, उस शॉप पे शेड पड़ चुका है। तो चालू ऐसा वाला होटल है कि दिन भर उसके पास में नाश्ते के लिए लोग आते हैं और कम से कम नहीं तो 50 से ज्यादा टिफिन पैक होकर जा रहे होते हैं। और अब वो सिर्फ मैनेजमेंट करती है, उसके पास 3 फीमेल्स और काम कर रही हैं, 2 जेंट्स काम कर रहे हैं, एक आने जाने वाला जेंट्स काम कर रहा है। तो आप देखिए किस तरह से बढ़ता है और ये बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है। और ऐसी सक्सेस स्टोरीज ही हैं जो
इन चीजों को आगे बढ़ाती हैं। मोटिव पे मिलता है ना, जब Actually, आपको कोई देखेगा, जैसे जो आपने बोला कि 100 में से आप 5 to 10% को ही कन्वर्ट कर सकते हो, Right. लेकिन वो कन्वर्जन फिर आगे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हाँ। अब जो फीमेल्स उनके अंडर में काम कर रही हूँ वो भी देख रही हैं कि अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह से भी काम किया जा सकता है। एक और मेरे पास सक्सेस स्टोरी है, वो रिसेंटली विडो हुई, तो उनकी पूरी निर्भरता जो थी हस्बैंड पे थी। हस्बैंड का भी प्राइवेट नौकरी था, ऐसा कुछ विशेष नहीं। अब वो क्या ही करती, जी। तो कहीं से उनको ये पता चला कि पुलिस की वर्दी सिलने का काम है, अगर कर लो तो हमारे पास से उनको फाइनेंस हुआ, उन्होंने सिलाई मशीन्स लिया और पहला टोकन जो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कपड़ा खरीदना एंड ऑल ये सब होता है, उस टोकन के लिए उन्होंने हमसे लोन लिया था। और आज उनके पास PHQ के सारे ऑर्डर्स हैं, बाहर से ऑर्डर्स हैं, और वो हमसे 5 बार लोन ले चुके हैं सिर्फ अपना काम बढ़ाने के लिए। 10 से ज्यादा सिलाई मशीन है, अलग अलग तरीके की स्टिचिंग में यूज होने वाली मशीन है उनके पास, और महिलाओं का स्टाफ काम कर रहा है, जेंट्स भी ऐड हो गए हैं। तो उसको भी कितना ही टाइम हुआ था, और वो यही काम करती हैं, वो वर्दी ही सिलती हैं, और लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे, वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन काम तो शुरू किया, बिल्कुल बिल्कुल, हेल्प तो हुआ। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि जो, और 1 से 4 कैसे हो सकता है पैसा और लोग अपने साथ, ऐसे बहुत सारी स्टोरी। तो इस तरीके से मैम पहले आपने आइडिया दिया, ठीक है, आइडिया का एग्जीक्यूशन के लिए आपने उनका फाइनेंशियली हेल्प किया जी। और फिर फाइनेंशियली जब उनको हेल्प मिल गया तो कुछ ऐसे जगह होती जहाँ से उनको काम मिल सके, स्पेशली Right. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, Yes. जो कंटिन्यूटी बनी रहे। Right. ऐसा नहीं कि 2-5 महीने काम किया फिर नहीं मिला। Actually. हाँ, तो इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो मैम ये तो बहुत अच्छा काम है, और हम चाहेंगे कि कई महिलाएं इससे बेनिफिटेड हो। बिल्कुल, और हम भी चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल, वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और डिमांड करें काम करने की, क्योंकि काम बहुत है, करने बहुत वाले है। नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे और हैं आप मैम। टेकअप कीजिए, काम लीजिए, बिल्कुल काम मिलेगा आपको। बस ये है कि थोड़ा पेशेंस रखिए और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस लेते रहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये गारंटी होना कि लगातार काम मिलता रहेगा, इसीलिए एक पर्टिकुलर काम को करें। इसकी उलट मेरा जो अपना अनुभव रहा है इतने सालों का, कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काम करने वाला फीमेल वर्कफोर्स है स्पेशली, वो सीजनड काम बहुत करते हैं। जैसे त्योहार आ रहे हैं, राखियों का बिजनेस किया, बिल्कुल बिल्कुल मैम। फीमेल आइटम्स हैं, चूड़ी है, ये है, उसका बिजनेस बहुत किया। फिर क्या है, देखिए सोशल लिमिटेशंस हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, तो घर के एक कोने में ही साड़ियों का बिजनेस किया, घर से ही सिलाई का काम शुरू किया, घर में ही छोटी किराना की शॉप लगा ली या फिर स्टेशनरी की शॉप लगा ली। लेकिन वो काम तो बढ़ गया, और वो दुकानें रात को 12 बजे भी बंद नहीं होती। बिल्कुल मैम। हमारे ये बाकी के मार्केट्स की हो जाती हैं, क्योंकि हमारे वो जो इतनी local बेनिफिशियल अपने जो कॉर्नर्स पे है वो तो और फीमेल ने शुरू किया था। और अगर वो खाना बनाने में बिजी है तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य वो बैठ उसको ही लाइव जाता कर रहा है, है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पता है उनको उससे पैसा निकल कर आ रहा है। तो मेरा बस कहना इतना है कि आप कंफर्ट जोन से निकले महिलाएं, और अब वो समय नहीं है कि आप डिमांड करेंगे कि इक्वालिटी चाहिए, आप डिमांड करेंगे कि अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप बाहर निकलिए, सब है, आपको हाथ बढ़ाकर लेना पड़ेगा, बिल्कुल पूछना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। और वो नोशन बिल्कुल तोड़ने की जरूरत है, मैं बेचारी अबला नारी। और यही साथ जो कर पा रहे हैं वो भी इसी माहौल में कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो उनका चॉइस है। थोड़ा स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है, बारिंग जेंडर। यस, एक आपने अच्छी बात की मैम, ये जो जेंडर इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं, जी। तो मैम आप कैसे रखना चाहेंगी इसे अपने वे में? एक बहुत लंबा समय हो गया एक्चुअली जब ये टर्मिनोलॉजी ट्रेंड करती है कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, और इक्वालिटी का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है। तो देखिए, मेरे इसमें 2 स्टेक्स हैं। एक तो मेरा मानना ये है कि एज अ मेल एंड फीमेल वी बोथ आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट बट वी आर इक्वल। देयर इज अ डिफरेंस इन दीज 2 टर्मिनोलॉजीज। हम अलग हैं क्योंकि हमें ईश्वर ने अलग बनाया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम बराबर हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। और बराबरी का मतलब ये होता है कि जब हम एक गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनके टायर्स में भी हवा हम मशीन के कांटे को देख के भरवाते हैं, जिससे कि इम्बैलेंस नहीं है। बिल्कुल।
और वो इम्बैलेंस कब क्रिएट होता है, जब किसी एक में हवा कम होती है। तो पहले तो एक टायर पंचर ही था, धीरे से उसमें हवा भरना शुरू हुई, लेकिन वो इतनी ज्यादा भर गई कि दूसरा टायर का पंचर होने लगा। ये हमको समझ में नहीं आया। तो फॉर मी जेंडर इक्वालिटी से ज्यादा बात करने की जरूरत है अब जेंडर इन इक्वालिटी पे, क्योंकि हम इक्वालिटी 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 की बात करते करते वहां आ गए हैं जहां हम फिर से एक चीज को ऐसे लाते लाते कब हम इसको चेंज कर गए और जो काउंटर जेंडर है वो दूसरे तरह के स्ट्रगल में चला गया। तो अभी ये जो है बात करने की जरूरत वो इस चीज पे है कि इक्वालिटी ये है कि हम दोनों जेंडर को समान आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत अधिकार और एक जो वर्ड होता है ना स्पेस दें, ये बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए जेंडर इक्वालिटी की परिभाषा ये है। जी मैम, जैसे कि आपने अपने फाउंडेशन के बारे में हमको बताया, तो एक बार ब्रीफ करिएगा कि कैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन वुमेन्स जो हैं आपके फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं और क्या तरीके हैं वो? एक तो हमारी अपनी वेबसाइट है, उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी www.sharanwelfare.com। और जब उस साइट पर आप जाएंगे तो जो भी हमारी संस्था का स्ट्रक्चर है, हमारे इन्वेस्टर्स पार्टनर्स हैं और हमारे बैंकिंग पार्टनर्स हैं, उन सबकी जानकारी मिलेगी आपको। हम क्या क्या सुविधाएं देते हैं अपने संस्था के माध्यम से, क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे लोग जो ऑनलाइन जा सकते हैं वो वहाँ उस माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन क्षेत्रों में ब्रांचेस हैं, वो ब्रांच ऑफिस विजिट कर सकते हैं और वहाँ हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो अगर कोशिश करेंगे दिए हुए नंबर पे कॉल करने की तो वो इन पर्सन आके विजिट कर लेंगे। और वो पूरा ब्रीफ भी करते हैं। और जो बेसिक आइडिया है हमारा, वो हम JLGs बनाकर लोन, समूह लोन जो बोलते हैं, तो उसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसी महिलाएं जो सिंगल लोन नहीं लेती हैं वो समूह बनाकर लोन लें, जिससे कि सोशल जिम्मेदारी होती है एक दूसरे की और वो पैसा चुकाने के लिए एलिजिबल हो पाए। तो ऐसे कुछ माध्यम हैं जिनके माध्यम से वो हम तक पहुंच सकती हैं। फील्ड पर हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो पूरी प्रोसेस में हेल्प करते हैं डिसबर्समेंट तक की। और फिर जब लोन प्रोसेस हो जाता है तो जब EMI चालू होता है और उस EMI को कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे जमा करना है, इसका भी हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है। तो ये सपोर्ट ही होता है। और हमने एक चीज़ इंश्योर किया कि हम डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शंस हैं हमारे यहाँ। तो ना तो लोन के डिसबर्समेंट में किसी तरह का कैश इन्वॉल्वमेंट है, ना कोई तीसरा व्यक्ति पैसे के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है और ना कलेक्शन में इन्वॉल्व है। डायरेक्टली जहाँ संसाधन नहीं है वहाँ हमारे पास टीम मेंबर्स जाकर काम करते हैं। वी आर ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम ऑफ ह्यूज टीम ऑफ 9 ब्रांचेस। और हमने इसको आसान बनाने के लिए अपने QR कोड्स रखे हुए हैं और बहुत आसान हो गया है आजकल। तो प्रयास यही है कि हम डिजिटल इंडिया के तर्ज पर रहें और हम बिल्कुल कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करते हैं। और ये एक जर्नी है जहाँ हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनको फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाया। वो एक समय था जब महिलाओं को साइन करते नहीं आता था और उनके बैंक में खाते नहीं थे। आज तो कंपलसरी भी हो गया है और एडवांटेजेस भी तभी मिलेंगे। तो बिल्कुल आप अपने बैंक के खाते रखिए, उसमें सेविंग्स कीजिए और कमाई के साधनों को बढ़ाइए। जो लोन आप लोग ले रहे हैं वो लोन को आप अपना कमाई का साधन बनाने के लिए लोन लीजिए, जिससे कि आप अच्छा कमाएं और फिर उसको काम को और आगे बढ़ा सकें जी। और हम हैं, शरण है वहाँ, और हमने नाम भी इसीलिए रखा था ये शरण है तो मुमकिन है। बिल्कुल। और हम प्रयास भी यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और इन्वेस्टर्स के तरह भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो इस सोशल कंट्रीब्यूशन में हमारी हेल्प कर सकते हैं। और हम उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं सर्टेन परसेंटेज पे। ये कोई ग्रांट नहीं है, लेट मी टेल यू। और ये जो ग्रांट नहीं है तो जो भी इन्वेस्टर्स हमसे जुड़ते हैं वो सर्टेन अमाउंट के इंटरेस्ट से हम उनको रिपेमेंट्स करते हैं जी। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है उन तक हम पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं। और ऐसे लोग जिनके पास में इन्वेस्ट करने की क्षमता है, इच्छा है और जो चाहते हैं कि किसी सोशल डेवलपमेंट में उनका पैसा सही जगह लगे और बिना नुकसान के लगे, तो वो हमारे साथ एज इन्वेस्टर्स भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अभी संस्था है हमारी और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में
क्योंकि हमारे को भारत सरकार ने पैन इंडिया ब्रांचेस के लिए परमिशन दे रखा है। जी तो आज जैसे मध्य प्रदेश में है, हम बाकी क्षेत्रों में भी आप भी अपनी ब्रांचेस ओपन कर पाएंगे, लेकिन ये सहयोग से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आगे आएं, खुद आगे आकर अपने लिए डिमांड करें काम की, पैसे की, जिससे कि वो बढ़ें और देश बढ़े। देश आगे, बिल्कुल मैम। तो ये मैसेज तो था महिलाओं के लिए। अब जैसे मैम हमारे पास बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, बिल्कुल डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जी। है ना। कई बार ऐसा होता है फर्स्ट टाइम में एग्जाम नहीं निकल पाता है, थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक तो किसी भी चीज को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ प्रोसेस होता है, वो कुछ घंटों में डिफाइन नहीं हो सकता। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक और चीज बोलती हूँ, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आपको सब कुछ आता है, तो आप वैसे ही बेहतर हैं। अब अगर आप ये सोचें कि मेरा पेपर नहीं निकला या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप यकीन मानिए कि जो एग्जाम आप लिख रहे हैं वो सिर्फ उस 3 घंटे के प्रेजेंस ऑफ माइंड का आउटकम है। वो आपकी नॉलेज को, आपको डिफाइन नहीं करता। और मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस चीज को लेके सीरियस ना हो कि आपको ये काम अब नहीं करना है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि आज नहीं है तो ऐसा नहीं कि प्रयास छोड़ दें। तो मैं यही कहना चाहूंगी नई जनरेशन से कि आप अपना काम करते रहें, जो आपको करना ज़रूरी है। आपका सही समय आएगा और वो काम ज़रूर कन्वर्ट होगा आपके फेवर में। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अपनी ऋतु का इंतज़ार कीजिए, अपना काम करते रहिए और छोटी छोटी फेलियर्स को अपने पे हावी मत होने दीजिए, उनसे सीखिए, क्योंकि वो फेलियर्स हमको मजबूत बनाते हैं और हमारी कमियों को पूरा करने में या उनको सुधारने में हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने आपका इतना प्रीसियस टाइम हमारे लिए निकाला, काफ़ी दूर से आए हैं आप, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को इतना सारा समय देने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ खुलकर बात की जा सके। जी मैम। बहुत सारे ऐसे पहलू जिन्हें हम एक बंद क्लासरूम में शायद नहीं रख पाते हैं, आपके माध्यम से बाहर तक जाएंगे और लोगों तक सही तरह से पहुंचेंगे। और धर्मेंद्र सिंह झाला जी को और प्रिया जी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस अच्छे काम के लिए। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। जय हिंद, जय भारत।